हेलो 9th क्लास। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने अपना वर्क और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वर्क के बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट एनर्जी का। तो लाइक अ वर्ड, हम एनर्जी भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा वर्क कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि बहुत एनर्जेटिक है, और अगर कोई काम बहुत स्लो कर रहा होता है, बहुत धीरे धीरे कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। मीन्स एनर्जी को हम डायरेक्ट रिलेट करते हैं वर्क से। एनर्जी को हम डायरेक्ट रिलेट करते हैं वर्क से। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है या इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। और अगर कोई बहुत कम काम कर रहा होता है, धीरे धीरे कर रहा होता है, तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि या तो इसकी एनर्जी बहुत डाउन है या ये बहुत लेस एनर्जेटिक है। ठीक है, एक ही बात है, लेस एनर्जेटिक होना या एनर्जी डाउन होना। तो एनर्जी को जो रिलेट किया गया वो डायरेक्ट वर्क से किया गया। मतलब एनर्जी को क्या कहा गया कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मशीन वर्क कर पा रही है तो मतलब उसके पास क्या है, एनर्जी है। मींस कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि अगर कोई भी एबल है, कैपेबल है किसी भी वर्क को करने में, तो मतलब उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। मींस दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन possesses एनर्जी फॉर डूइंग एनी वर्क। ठीक है, अब एनर्जी को हम सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई भी पूछता है कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम सिंपल ये कहेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब वो वर्क किसी भी तरह से कर रहा हो, और या तो उसने किसी भी तरह से एनर्जी अपनी पजेस की हो, हमें वो मतलब नहीं है, बस एनर्जी को हम डायरेक्ट करें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और अब नेचर में हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लाइट एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, साउंड एनर्जी भी होती है। बट जो हमें अपने फिजिक्स में अभी पढ़ना है 9th क्लास के सिलेबस में, वो बस हमें पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कौन सी पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी अभी पढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम थोड़े से एनर्जी पर बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, मींस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो वर्क कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। अब एनर्जी को हमने क्या कहा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो सेम जैसे वर्क स्केलर थी, ऐसी हमारी एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट जो हमारी वर्क की थी, क्या, जूल। ठीक है, और इसके साथ हमने एक और पढ़ी थी क्या, अर्ग। ठीक है, तो जूल हमारी कैसी यूनिट थी, एसआई सिस्टम में, और अर्ग किस में थी, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और हमने अर्ग और जूल का रिलेशन भी पढ़ा था। ठीक है, और एनर्जी की एक और यूनिट होती है जो मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज करते हैं, वो होती है हमारी किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर। तो क्या पढ़ उसमें से, किलोवाट आवर। ओके, तो हम इसे वाट आवर में, वाट सेकंड में और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट है किलोवाट आवर। जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते हैं। तो हम उसे कहते हैं कि कितने किलोवाट आवर का वो मीटर लगा हुआ है हमारे घर में, जो मेजर करता है ना, जिसके अकॉर्डिंग हमारे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारा, कि इतने यूनिट कंज्यूम हो गई है। तो उसको हम किसमें मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक जल्दी से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल एसआई में होती है, अर्ग सीजीएस में होती है, और एक और यूनिट हम इसकी यूज करते हैं किलोवाट आवर। इसके अलावा हम कैलोरी भी यूज करते हैं। ठीक है, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी और जूल में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो था बस एनर्जी के बारे में। ठीक है, फिर एनर्जी के टाइप्स, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किस किस में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये किस बेसिस पर इन्हें कैटेगराइज किया गया, मतलब क्यों इन्हें अलग कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से कोई भी एनर्जी है, ठीक है, उसके मोशन की वजह से कोई भी एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी शेप की वजह से अगर कोई भी एनर्जी है तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, अब ये इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, इसे हम सब साफ कर देते हैं। बस अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से उसने जो एनर्जी पजेस की होगी, उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और किसी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो डिस्कस करते हैं अपने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। देखो, हमने क्या बात की, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर कोई भी एक बॉडी या कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक मशीन मोशन में है तो वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, देखते हैं इसका एग्जांपल्स। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहां भी रखा था, ठीक है, इसका भी सेम मास m है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल या सेम ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, फर्स्ट, और यहां पर भी एक स्टूडेंट खड़ा है। ठीक है, ये बहुत तेजी से आ रहा है, ये बहुत तेजी से आ रहा है, मतलब इसकी स्पीड एज्यूम कर लो आप 50 मीटर पर सेकंड एज्यूम कर रहे हैं, कोई ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है, 50 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड है, इसकी हम लेस एज्यूम कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होगा। अभी जैसे तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होगा और ये इससे टकराएगा तो क्या करेगा, इस मास को ये ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस कर देगा, यहां तक ये डिस्प्लेस कर देगा। ये इनिशियल था, ये फाइनल है। फाइनल कब, जब ये दौड़ता हुआ आया और इससे टकरा गया। जैसे ही टकराएगा इस वाले मास को वो और आगे धकेल देगा, मीन ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। सेम इसके लिए देखते हैं, अब ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, अब ये जैसे इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ही आगे तक जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक है, ये इसके लिए फाइनल है। तो वर्क किसने ज्यादा किया, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट केस में जो W1 है वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज्यादा है। और सेकंड वाले केस का देखो, सेकंड वाले केस में क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कम है तो ये वर्क कम होगा और ये वर्क ज्यादा होगा। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है, सॉरी, किसी भी पर्सन में जो वो वर्क कर सकता है या जो एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, वो किस पे भी डिपेंड करती है, उसकी स्पीड पर, उसके मोशन पर। वो जितना ज्यादा उसका मोशन है, जितनी ज्यादा उसकी स्पीड है, उतना ज्यादा वो वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एक बुलेट ले लीजिए, आप जो गन से फायर करते हैं तो जो बुलेट होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा वर्क कर सकती है। तो उसके केस में हम कहेंगे कि इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि आप क्या करो, किसी को एक स्टोन उठाओ, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाओ और किसी को फेंक के मारो। ठीक है, तो जब उसे फेंक के मारोगे, ठीक है, तो जितनी तेज फेंक के मारोगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो और सामने वाले को क्या लगेगा, उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसका मोशन ज्यादा कर रखा था, अपने स्पीड ज्यादा कर रखी थी, तो सामने वाले को चोट भी ज्यादा लगी। मींस उस पर ज्यादा वर्क हुआ, उसको ज्यादा एनर्जी मिली। एनर्जी कहां से मिली, आपने दी। कैसे दी, उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टोन को तेज फेंक कर दी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दी। जैसे स्पीड बढ़ा दी, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की भी बढ़ गई और उसने सामने वाले को ज्यादा चोट पहुंचाई या ज्यादा वर्क किया उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अब आप किसी पर थप्पड़ मारो, ठीक है, अगर आप धीरे से थप्पड़ मारो तो कम एनर्जी ट्रांसफर होगी, ज्यादा तेज थप्पड़ मारोगे तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। मींस ये सारे एग्जांपल किसके हैं, जो ऑब्जेक्ट आपका, जैसे हमारा हाथ था, तेज मोशन में था, ठीक है, मोशन में था, मतलब स्पीड ज्यादा थी तो ज्यादा चोट लगेगी। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होगी उससे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत तो फील आई होगी कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, और नहीं तो समझो कि अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और धीरे गाड़ी चला रहा है, तो जो तेज गाड़ी चला रहा है उसके सामने अगर कोई और पर्सन आ जाए तो क्या करेगी, वो गाड़ी उसे उड़ा देगी। और कोई अगर धीरे गाड़ी होगी उससे टकराएगी तो जो सामने पर्सन आएगा उससे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में पर्सन ज्यादा दूर जाकर गिरेगा टकराकर, क्यों, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा थी, गाड़ी की ज्यादा थी। और सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो इसलिए फर्स्ट वाले केस में वर्क ज्यादा हुआ। वर्क ज्यादा कैसे हुआ कि जो पर्सन खड़ा था वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, ज्यादा दूर तक गिरा हुआ। ठीक है, तो वर्क डन को हम कैसे मेजर कर रहे हैं,
मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वर्क कर पा रहा है तो मींस उसके पास एनर्जी है, और अगर वो मोशन की वजह से कोई वर्क कर पा रहा है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? पजेस्ड बाय बॉडी या पजेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो भी एनर्जी उसने पजेस कर रखी होगी, ठीक है, एनर्जी उसके पास होगी, किस वजह से? उसके मोशन की वजह से। उस एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन भी छोटा सा वो देखते हैं। ड्राइव कहां से करेंगे? वर्क के कॉन्सेप्ट से। वर्क हमारा क्या होता? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालें हम? डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे मोशन की इक्वेशन से, और फोर्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? F इक्वल टू एम ए। तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, वर्क इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। अब इस एस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो v स्पीड से चल रहा था। इसकी स्पीड मान ली मैंने v। ठीक है, v मान लेते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ? रेस्ट में आ गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद चलते चलते s डिस्प्लेसमेंट के बाद ये क्या हुआ? रेस्ट में आ गया। मींस इस वक्त जो इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। स्टार्टिंग में कितनी थी? v, और अब कितनी है? 0। तो मैं इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊं? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि बॉडी धीरे डी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही, डी एक्सेलरेट हो रही है, धीरे 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 रुक रही है। ठीक है, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी है? 0। स्पीड, इनिशियल स्पीड हमने कितनी कंसीडर की है? v स्क्वायर माइनस 2as। यहां से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे तो s कितना आएगा? v स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये s की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो क्या आएगा? m a इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया, ये वर्क है, और वर्क हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और इसी वर्क को हमने क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी। और इस वर्क की जगह W की जगह अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये अब भी वर्क है, बट ये स्पेसिफाई कर दिया हमने किस वजह से हो रहा है वर्क? ये ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से हो रहा है, इसलिए हमने W की जगह नाम दे दिया इसका के ई, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। डेरिवेशन के 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? फॉर्मूला लिखा था अपना वर्क का। सेकंड स्टेप में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमने बस W की जगह क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी कर दिया। ठीक है, दोनों सेम है, बट ये क्या है? जो ये वर्क हो रहा है ये स्पेसिफिक फॉर्म में हो रहा है। कब हो रहा है? कब? जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, ये जैसे ऑब्जेक्ट था ये मोशन में था। ठीक है, इस पर कोई एक फोर्स लगा, ठीक है, जिसने इसकी स्पीड क्या कर दी? v से 0 कर दी। वो कौन सा फोर्स होगा? ये वाला फोर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आ गया। अब से आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीजें याद रखनी है। क्या? काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, दूसरी बात इसका फार्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? सेम, जो एनर्जी की यूनिट थी वही काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होगी। जूल, अर्ग, किलोवाट आवर, कैलोरी, ये सब होंगे हमारी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में तो यही है बस हमारा। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे ये थोड़ा लंबा करके कर रखा है, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। आप चाहो तो एनसीईआरटी से भी कर सकते हो उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी थ्योरी लिखकर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। बट कॉन्सेप्ट यही है क्या? कि फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ से एमए कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट को मोशन के थर्ड इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं यूज की इसमें? क्योंकि इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा था, और हमें यहाँ पर टाइम से भी लेना देना कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन यूज की। ओके, तो ये तो थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यस, क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी? अब देखो
पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या उसके शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसमें, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करो, एक रबर बैंड लो। क्या लो? रबर बैंड। आप इस बैंड को स्ट्रेच करो। ठीक है, इनिशियली ये ऐसे था। ठीक है, आपने क्या किया, इसे स्ट्रेच कर दिया इस तरह से। अब क्या होगा, ये इनिशियल मतलब सिंपल कंडीशन थी, कुछ नहीं किया था इसमें, ये फ्रीली रखी थी। आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कैसे किया? इसके दोनों एंड को पकड़ा और खींच दिया। ठीक है, अब जब इसे खींच रखा है और इसे जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, ये एकदम से पास आएगी। और अगर आप किसी दूसरे पर्सन के पास ले जाकर इसके एक एंड को उसके स्किन के पास रखोगे और ये वाला एंड छोड़ोगे तो ये वाला एंड उसकी स्किन से टकराएगा और हो सकता है कि उसे चोट भी लगाए। मतलब आपने इसकी जो पोजीशन चेंज की थी, इस पोजीशन की वजह से इसमें अंदर एनर्जी है। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में स्टोर है वो हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की फॉर्म में। लेकिन आपको ये समझना है कि आपने किसी भी रबर बैंड को या किसी भी इलास्टिक को स्ट्रेच करके रखो, तो जैसे आपने स्ट्रेच किया होगा तो उसके अंदर क्या आ गई होगी, एक एनर्जी आ गई होगी। वो बात अलग है कि वो उसमें आपने एनर्जी ट्रांसफर की है। ठीक है, आपने खींचा तो आपने उसमें एनर्जी ट्रांसफर की है। बट इस वक्त हम अगर सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को देखें जो हमने स्ट्रेच कर रखा है, उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला, अगर हम उसे छोड़ेंगे तो वो बहुत तेजी से पास आएगी, तो मतलब उसमें एनर्जी थी तभी तो उसने अपने आप को मूव किया, नहीं तो वो नहीं कर पाती। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल इसका। आप स्प्रिंग लो। ठीक है, स्प्रिंग, ये आपने पेन देखे होंगे जो पीछे से हम वो टिक टिक करते रहते हैं, दबाते हैं। ठीक है, उसमें अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो उसमें भी क्या होता है, ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको कंप्रेस कर दो, इधर से भी फोर्स लगाओ, इधर से भी फोर्स लगाओ, ऐसे दोनों तरफ से लगाओ, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ये। और जैसे इसे छोड़ोगे ये दूर भागेंगे, दोनों एंड इसके दूर भागेंगे। मतलब इसको जब आपने कंप्रेस किया तो इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी कब रिलीज होगी, जब आप इसके दोनों एंड को छोड़ दोगे। ठीक है, जैसे आपने इसके एंड को छोड़ा तो ये क्या होगी, स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि जब आपने इसमें कंप्रेस कर रखा था तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी, इसके पोजीशन या इसके शेप की वजह से, क्योंकि आपने इसका शेप चेंज कर दिया। वो शेप चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आई वो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कब मिलेगी आपको, जब आप जैसे आपने इसे कंप्रेस कर रखा है, जैसे आप इसे कंप्रेस हटा दोगे, अपने हैंड हटा लोगे, तो ये क्या होगी, वापस से एक्सटेंड होगी और बहुत तेजी से आएगी। तो उस केस में जो एनर्जी आपको वापस देगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तब नहीं मिलेगी, हम तो सिर्फ ये बात करेंगे जब ये कंप्रेस हुई है, जब आपने इसे कंप्रेस कर रखा है, उस समय जो इसके अंदर की पोजीशन है, सॉरी इसकी जो एनर्जी है उसे हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अगर कोई एग्जांपल देखना हो तो एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे एरो एंड बो का देते हैं, धनुष बाण का देते हैं कि जब आप उसे मतलब तीर कमान होता है ना, उसे चढ़ा देते हैं तीर को कमान पर, तो जब आप उसे सिर्फ खींचे हुए रहते हैं, ठीक है, मतलब डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये है स्टार्टिंग में, ये क्या है, धनुष बाण होता है ना, वो वाला धनुष है। आपने क्या किया, इसमें बाण लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस बाण को पीछे खींच कर रखोगे, तो ये जो स्ट्रिंग होगी, ये धागा, ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा। आप इसे पीछे खींच कर रखोगे, जैसे ही छोड़ोगे, ठीक है, तो जब तक आपने इसे होल्ड कर रखा है पीछे खींचकर, तो इसमें क्या है, एनर्जी है। वो कैसे, जब आप इसे छोड़ोगे तो बाण मतलब जो ये एरो होता है ये आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो बाद में वो अलग बात है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जब वो मूव कर रहा होता है, बट जब तक आपने इसे होल्ड कर रखा है तब तक इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो इसकी पोजीशन है या जो इसकी शेप है, उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी एनर्जी अपने अंदर पजेस करता है, होल्ड करता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप शॉर्ट में बोलोगे एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स शेप और पोजीशन। उसकी शेप और पोजीशन की वजह से जो भी उसने एनर्जी पजेस कर रखी थी, उसके अंदर एनर्जी थी, उसने एनर्जी होल्ड कर रखी थी, वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमारे जो सिलेबस है एनसीईआरटी है, उसमें इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम h हाइट पर रखते हैं या h हाइट पर उसे लेकर जाते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, कि ये कोई ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, आप इसे इस हाइट पर ले गए,
मतलब आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, h हाइट पर ले जाकर आपने इसे रख दिया और यहाँ पर अभी ये मास रखा, ठीक है। तो एक बात सोचो, जब ये ग्राउंड लेवल पर थी और जब ये यहाँ पर थी, तो इसकी किस पोजीशन में एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पर या यहाँ, इस जगह होगी। क्यों होगी, देखो आप मतलब ये यहाँ पर तो ग्राउंड लेवल पर है, बट ये जितनी हाइट आप बढ़ाते जाओगे और उतनी हाइट से अगर आपके ऊपर ये गिरेगी तो उतनी क्या होगी, आपको चोट लगेगी, मतलब उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी थी। अब वो सेकेंडरी थिंग है कि जैसे जैसे ये आप इसे नीचे ड्रॉप करोगे तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती जाएगी। बट आप ये सोचो कि ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हाइट पर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब वो कितनी एनर्जी होगी अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम वर्क के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब ये h हाइट पर है तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, mg, तो ये हो गया mg। s कितना है, h डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वर्क क्या हो गया, mgh, और इसी वर्क को नाम दे दिया गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया mgh, m मास, g ग्रेविटी, h हाइट, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो h है हम इसे हाइट तो बोल रहे हैं, बट आप ये मत बोलना कि ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप किसी भी मास को ऐसे सीधे सीधे ऊपर ले गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई mgh। अब आप इसी मास को, ठीक है, पहले यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर आप यहाँ ले आए, तो इस केस में इसकी एनर्जी कितनी होगी, h1 h2 h3 h4। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 नहीं होगी, कितनी होगी, h होगी, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में जो h आता है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्टिकल हाइट कितनी है, ठीक है, मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये h आपको ध्यान रखना है कि ये h सीधी सीधी हाइट होगी। आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को किसी भी पाथ से, किसी भी और रास्ते से ऊपर लेकर जाओ, किसी भी हाइट पर लेकर जाओ, ठीक है, बट जो हाइट होगी वो कौन सी होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, ठीक है। सेम इस एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, वही जूल, अर्ग, किलोवाट, आर, कैलोरी, ये सब इसकी भी यूनिट होंगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही है। अभी और भी इसमें जो बात आएंगी, ठीक है। अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन से आई होप कि आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी आप यहाँ पर रुकना मत, अब एनसीईआरटी अपनी बुक उठाओ और एनसीईआरटी बुक से पहले एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी का पूरा रीड करो, तो आपको लगभग लगभग मैक्सिमम पोर्शन इसका समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।